तो स्वागत है दोस्तों शैडो स्लेव के अगले एपिसोड में। तो चलो बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शैडो स्लेव चैप्टर 5 ब्रोकन चेन्स। जैसे ही सनी ने स्पेल की वह आवाज़ सुनी कि तुमने एक डोरमेंट बीस्ट को मार गिराया है, तो वह बिना सांस लिए एकदम बेजान होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी मीट ग्राइंडर से निकल कर आया हो। यहाँ तक कि उसके अंदर अब बहुत सारा एड्रेनालाइन भी उसके दर्द और थकान को मिटा नहीं पा रहा था। अब इस सब के बावजूद वो अंदर से एकदम खुश और एक्साइटेड था और उसे उस लार्वा को मारने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वह ये दुख मनाना भी भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली थी। मेमोरी वो एक स्पेशल आइटम होता है जो ड्रीम रियल्म के जीवों की आत्मा से जुड़ा होता है, जो कभी कभी स्पेल जीतने वाले अवेकन को इनाम के रूप में देता है। इस वक्त तो एक जादुई तलवार या लोहे का आर्मर भी उसके लिए बहुत काम आता, पर अगर उसे गर्म कोट भी मिल जाता तो उसे बहुत खुशी होती। फिर सनी अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है कि तू बस 3 सेकंड ही और आराम कर सकता है सनी, क्योंकि ये नाइटमेयर अभी ख़त्म होने से बहुत दूर था। और फिर सनी ने खुद को होश में लाते हुए वो अपने आप को आसपास देखने के लिए मजबूर किया, जिससे वह माहौल का अंदाज़ा लगा सके कि आसपास क्या चल रहा है। वो लार्वा मर चुका था, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन वो अभी भी उस जंजीर के साथ, उस मरे हुए मॉन्स्टर के साथ ही बंधा हुआ था। वो चालाक गुलाम और स्कॉलर गुलाम दोनों मौत की तरह सफ़ेद पड़ चुके थे और जंजीर को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे, ताकि उन तीनों को थोड़ा हिलने डुलने की आज़ादी मिले। थोड़ी दूरी पर ज़मीन पर फटे हुए जिस्म और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बहुत सारे गुलाम मारे जा चुके थे और कुछ लोग किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे थे और दूर भाग रहे थे। सनी उनको मूर्ख कहते हुए कहता है कि वो खुद ही मौत के कुएं के मुंह में जा रहे हैं। फिर ऑथर बताता है कि जंजीर किसी मोड़ पर 2 टुकड़ों में बट गई थी, जिससे जब सनी को गुलामों का झुंड खींच रहा था तो वह ढीली पड़ गई थी। अगर उनकी हथकड़ियों का लॉकिंग सिस्टम थोड़ा आसान होता तो वह खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन हर एक हथकड़ी एक खास लिंक में फिक्स थी। बिना चाबी के उन्हें खोला नहीं जा सकता था। लेकिन जिस बात ने सनी को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि कई लोगों के कटे पिटे जिस्म जमीन पर हिलने लगे थे। सनी सोचने लगा, क्या ये और लार्वा बनेंगे उस चौड़े कंधे वाले आदमी की तरह। सनी की आंखें फटी की फटी रह गई। एक के बाद एक लगभग 4 लाशें धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और हर एक दरिंदे जैसा घिनौना लग रहा था और खतरनाक भी। सबसे पहले वाला दरिंदा तो बस सनी से कुछ ही मीटर दूर पे था। सनी ने निराश होकर मन ही मन कहा डैम इट, और कहा कि मुझे बस इस सपने से जागना है। हवा में खटखट की आवाज़ के साथ उनमें से एक दरिंदे ने अपना सिर उन तीनों गुलामों की तरफ घुमाया। वो चालाक दिखने वाला गुलाम डर के मारे जमीन पर गिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, जबकि वह स्कॉलर दिखने वाला गुलाम एकदम जम गया। जबकि सनी की आंखें जमीन पर दौड़ी किसी भी हथियार की खोज करते हुए, लेकिन उसे कोई भी हथियार नहीं मिला। फिर गुस्से में सनी ने जंजीर के एक टुकड़े को अपने मुट्ठी पर लपेटा और अपने हाथों को ऊपर उठा लिया मुक्के बनाते हुए, और गुस्से में कहा आजा आजा दरिंदे। वो लार्वा मॉन्स्टर अपने पंजों दांतों के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा, और जिससे सनी के पास एक्शन लेने के लिए 1 सेकंड से भी कम का वक्त था। लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाया, एक फुर्तीला सा बंदा उसके पास से निकला और एक तेज तलवार चमकी, जिसने उस मॉन्स्टर के सर को एक ही बार में काट कर जमीन पर गिरा दिया। सनी ने पलकें झपकाते हुए सोचा कि ये क्या था, और फिर शांत होते हुए उसने धीरे से अपना सर घुमाकर लेफ्ट साइड में देखा। वहाँ एकदम बहादुरी वाले एक्सप्रेशन के साथ वो हैंडसम सोल्जर जिसने सनी को पानी दिया था वो खड़ा था। वो एकदम शांत और तैयार दिख रहा था, लेकिन थोड़ा गंभीर भी। उसने लेदर का आर्मर पहना था और मिट्टी या खून का एक दाग तक नहीं था उसके ऊपर। सनी मन ही मन सोचा ये तो कमाल है, और फिर जल्दी से सोच से बाहर निकला। फिर सनी ने एक बार और मन ही मन कहा सो कर रहा है। फिर धीरे से सिर हिलाकर वो सोल्जर बचे हुए 3 लार्वा को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर कुछ कदम चलने के बाद रुक कर उसने अचानक सनी को घूम कर देखा, और सनी को देखते हुए उसने अपनी बैलेट से कुछ चीज़ निकाली और सनी की तरफ फेंक दी,
और उससे कहा, खुद को बचा लो। फिर वो उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। सनी ने तुरंत उस चीज़ को कैच कर लिया और फिर अपनी नज़र नीचे करते हुए अपनी मुट्ठी में बंद उस चीज़ को देखने लगा। वो लोहे की एक छोटी और पतली सी रोड थी जिसके कोने पर एक सीधा मोड़ था, यानी बैंड थी एक कोने से। वो एक चाबी थी। सनी को एकदम से कुछ खुशी महसूस हुई। उस यंग सोल्जर और लार्वा की लड़ाई को देखते हुए कुछ देर देखकर सनी घुटनों के बल बैठ गया और फिर हथकड़ियों को घुमाने लगा ताकि अपने हाथ को ऐसी पोजीशन में ला सके जहां चाबी लगाई जा सके। उसे ये समझने में थोड़ी देर लगी कि ये ताला कैसे काम करता है, लेकिन आखिरकार एक क्लिक की आवाज़ के साथ सनी को थोड़ा सुकून महसूस हुआ और वो आज़ाद हो गया। ठंडी हवा उसकी खून से सनी कलाइयों को छू कर निकली और सनी ने फिर अपने कलाइयों को आपस में रगड़ा और उसकी आंखों में रोशनी भरी चमक आ गई। और फिर सनी ने सोचा, बस अब तुम इंतजार करो। एक पल के लिए उसके दिमाग में मार काट और बदला लेने का ख्याल आया, लेकिन तभी एक आवाज़ आई, ओए लड़के, इधर देखो इधर। वो चालाक दिखने वाला गुलाम उसकी तरफ हाथ हिला रहा था और उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए सनी ने सोचा कि वो उसे मरने के लिए छोड़ दे, पर फिर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा लोग होने से ज़्यादा ताकत बढ़ती है। भले ही उस चालाक दिखने वाले गुलाम ने पहले उसे मारने की धमकी दी हो और कई बार गालियाँ दी हों, पर फिर भी सनी को उसे छोड़कर जाने में थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि वो जंजीरों में साथ साथ चले थे, खासकर तब जब उसे आज़ाद करने में उसका कुछ खर्च नहीं हो रहा था। सनी जल्दी से उन दोनों के पास गया और उन दोनों को आज़ाद कर दिया। जैसे ही चालाक वाला गुलाम आज़ाद हुआ, उसने सनी को पीछे धकेला और पागलों की तरह हंसने लगा और कहा, आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। भगवान आज हम पर मेहरबान है। वो स्कॉलर गुलाम थोड़ा शांत रहा। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए सनी का कंधा हल्का सा दबाया और स्माइल किया और फिर पास चल रही लड़ाई की ओर नज़र डाली। 3 में से 2 लार्वा पहले ही मर चुके थे, लेकिन तीसरे वाले का अभी आर में ही गया था और तीसरे वाले का भी एक हाथ कट चुका था, लेकिन वह फिर भी मार देने की कोशिश कर रहा था। वो यंग सोल्जर उसके चारों तरफ घूम रहा था, किसी जन्मजात योद्धा की तरह, एकदम कमाल की स्मूथनेस के साथ। फिर उस चालाक वाले गुलाम की आवाज़ आई, तुम लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी भागो। उस चालाक गुलाम ने भागने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन फिर स्कॉलर ने उसे रोक लिया। स्कॉलर गुलाम ने उसे रोक दिया। वो कहने वाला था, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें। उसके इतना बोलते ही चालाक गुलाम ने उसे रोक कर कहा, अगर तुमने फिर सलाह देने की बात कही तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दोनों गुलामों ने एक दूसरे की तरफ दुश्मनी भरी नज़रों के साथ देखा और फिर स्कॉलर गुलाम ने धीरे से अपनी आंखें नीचे कर ली और एक गहरी सांस भरी। स्कॉलर गुलाम ने कहा, अगर हम अभी यहाँ से भागे तो हम पक्का मरेंगे। चालाक गुलाम ने पूछा, क्यों? फिर स्कॉलर गुलाम ने बस ऊंची जलती हुई आग की तरफ इशारा किया और फिर कहा, क्योंकि उस आग के बिना रात खत्म होने से पहले ही हम जम कर मर जाएंगे। जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, नहीं तो हम पक्का मरेंगे। इस बीच सनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पहले से जानता था कि स्कॉलर गुलाम सही बोल रहा है, और ये बात सनी को उस लार्वा को मारने के बाद ही समझ आ गई थी, जिसे सनी ने गला घोंट कर मारा था। वो माउंटेन किंग चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इस बर्फीले नरक में वो जलती हुई आग ही उनका आखिरी सहारा थी। ये वैसी ही बात थी जो उस छोटे कंधे वाले आदमी ने पहले कही थी। किसी को उन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मौका मिला तो ये पहाड़ ही उन्हें मार डालेगा। फिर चालाक गुलाम ने कहा, तो क्या हुआ, मैं उस मॉन्स्टर के हाथों मरने के बजाय ठंड में जमकर मरना पसंद करूँगा। और इस बात का तो जिक्र छोड़ ही दो कि मैं उन भयानक जीवों में बदल जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं ठंड में जमकर मरना ही पसंद करूंगा। वो चालाक गुलाम बस बहादुर बनने का नाटक कर रहा था, पर उसने जैसे ही प्लेटफॉर्म के बाहर अंधेरे में देखा, उसके कदम पीछे हटने लगे और वो कांप उठा। और इस वक्त
वो तीसरा लार्वा जिसका हाथ हाथ कटा था वो भी कहीं दिख नहीं रहा था। शायद वो मर चुका था। वो यंग सोल्जर भी अभी कहीं नहीं दिख रहा था। वो शायद आग के दूसरी तरफ चल रही लड़ाई में शामिल होने चला गया होगा और उन तीनों को उस पहाड़ के उस किनारे पर अकेला छोड़ गया था। फिर स्कॉलर उन्हें समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि उस मॉन्स्टर का पेट उन लोगों से भर गया हो जिन्हें उसने पहले ही मारा है, या हो सकता है कि इम्पेरियल ने उसे हरा दिया हो। तो कुछ भी हो, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारे बचने के चांसेस चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो पर है जरूर। पर अगर हम भागे तो हम पक्का मरेंगे, चालाक गुलाम ने कहा। तो फिर अब हम क्या करें? स्कॉलर से अलग सनी को पक्का यकीन था कि उस माउंटेन किंग को सिर्फ कुछ गुलामों को मार कर ही शांति मिलेगी, और ना ही वो इस बात पर विश्वास कर सकता था कि वो आम इंसानों का झुंड सच में उस टायरेंट मॉन्स्टर को मार पाएगा। चाहे वो नॉर्मल लोग अवेकन ही क्यों ना हो, पर एक टायरेंट के साथ लड़ाई में बचना बहुत ही बड़ी बात होती है, जीतना तो दूर की बात। लेकिन फिर सनी ने सोचा अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे किसी न किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। फिर सनी उन दोनों से कहता है चलो चल कर देखते हैं क्या चल रहा है। चालाक गुलाम ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल आदमी को देख रहा हो और कहा क्या तू पागल है? तू उस दरिंदे के पास जाना चाहता है? सनी ने बिना एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर कर देखा और फिर अपने कंधे उचकाते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ गया। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। शैडो स्लेव चैप्टर 6, कन्फ्रंटिंग द टायरेंट। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सनी उस नाइटमेयर क्रिएचर का सामना करने के लिए निकल पड़ता है, और वो क्रिएचर कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि 5th टीयर टायरेंट मॉन्स्टर था। इसीलिए उसके साथ लड़ाई में बचने के चांसेस बहुत ही कम थे, और अगर वह पहले किसी को इस टायरेंट से फाइट करने के लिए सुझाव देता तो कोई भी उस पर हंस देता। अगर वो उस क्रिएचर से 1 या 2 रैंक ऊपर का ऑफिसर ना हो तो कोई भी उसे लड़ने की नहीं सोचता, जो कि सनी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी सनी को इस माउंटेन किंग से किसी तरह डील करना ही था ताकि वो एक और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत से बच सके। इस ट्रायल के शुरुआत से ही चीज़ें उसके अगेंस्ट इस हद नामुमकिन थी कि अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके पास इस बारे में सोचने की और एनर्जी नहीं बची थी। आखिर डरने की क्या बात है, वो तो पहले से ही मरे हुए के बराबर था। ऐसा तो नहीं है कि वो इससे ज़्यादा और मर सकता था। तो फिर सनी सोचता है कि फिर चिंता किस बात की। बोनफायर की दूसरी तरफ चीज़ें बदतर होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर गुलाम पहले ही मर चुके थे। कुछ सोल्जर जो अभी भी लड़ रहे थे वो भी ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। वह मॉन्स्टर उन गुलामों को उनकी जंजीरों के साथ ही खींच खींच कर बीच में से फाड़े जा रहा था और उन्हें कुचले जा रहा था। सनी के देखते देखते ही एक एक गुलाम की बॉडी तो बीच में से 2 टुकड़े हो गई थी और उसकी बेड़ियां सिर्फ खून से लथपथ थी। माउंटेन किंग उन गुलामों को चबाते हुए बहुत ही बेपरवाही से दूर घूर रहा था। यह देखकर कि क्रिएचर के ऊपर वाले हाथ अभी बिजी थे, एक सोल्जर चिल्लाकर अपना भाला लेकर उसकी तरफ झपटा। उस क्रिएचर ने अपना बिना सिर घुमाए नीचे वाले हाथों से उस सोल्जर को पकड़कर उसकी खोपड़ी को क्रश कर दिया और फिर उसे गहरी खाई में फेंक दिया। चालाक गुलाम ये सब देखकर उल्टी करने लगा और फिर कांपते हुए खड़ा होकर सनी को घूरने लगा। उसने कहा तो हमने देख लिया, अब आगे क्या? सनी बिना कोई जवाब दिए थोड़ा सिर एक तरफ झुकाकर गहराई से उस टायरेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। सनी के कोई जवाब न देने पर उस चालाक गुलाम ने स्कॉलर गुलाम की तरफ देखा। वो स्कॉलर गुलाम से बोला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस लड़के का दिमाग खराब है, वो इतना शांत कैसे रह सकता है? उस स्कॉलर गुलाम ने चालाक गुलाम को कहा, अपनी आवाज़ नीचे रखो बेवकूफ़। चालाक गुलाम ने अपने मुंह को दोनों हाथों से बंद करते हुए डरते हुए टायरेंट की दिशा में देखा, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उन गुलामों के मांस पर दावत उड़ा रहा था। और वो लोग लक्की थे जो पहले ही मर चुके थे, और वो जो अभी भी जिंदा थे
वो बहुत ही अनलक्की थे। मॉन्स्टर वहीं था। ये देखकर चालाक गुलाम ने चैन की सांस ली। सनी शांत था और अपने बचने के चांस ढूंढ रहा था। वो सोच रहा था, मैं उस मॉन्स्टर से कैसे बचूं या लड़ूं। सनी के पास कोई पावर नहीं थी और ना ही उसके पास कोई ऐसी आर्मी थी जो उस टीरेंट को मार कर दफना सके। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था जो उस मॉन्स्टर को एक खरोच भी दे सके। सनी ने अपनी नज़र घुमा के आसमान की तरफ देखा। जैसे वो रात को देख रहा था, वहाँ से हवा में एक तेज रोशनी चमकी और वह टायरेंट के एक हाथ से टकराई। वो यंग सोल्जर जिसने पहले सनी को उन लार्वा मॉन्स्टर से बचाया था, उसने दरअसल उस मॉन्स्टर पर एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा फेंका था और अब वो उसे चैलेंज करते हुए अपनी तलवार उठाए खड़ा था और उसने कहा, मेरा सामना करो डेविल। सनी ने सोचा, एक डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल इसी की मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि सनी खुद उस माउंटेन किंग को अपने हाथों से नहीं मार सकता था, तो उसने मदद लेने का डिसाइड किया। एक इंसान उसकी मदद करने के काबिल नहीं होने वाला था इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, तो उसने नेचर का यूज़ करने का प्लान बनाया। उसने सोचा, क्योंकि मैं उसे खुद नहीं मार सकता, तो चलो ग्रेविटी से काम करवाते हैं। वो अपने प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि उस यंग हीरो सोल्जर ने अपनी बेवकूफ़ी भरी और बहादुरी से उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वो यंग हीरो बेवकूफ़ कब तक जिंदा बचने में कामयाब रहता है। सनी ने उन दोनों गुलामों को कहा कि मेरे साथ आओ, और वह उन बग्गियों के पास दौड़ने लगा जो बिल्कुल ही उस ढलान के किनारे पर टिकी हुई थी। वो दोनों गुलाम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सनी के पीछे हो लेते हैं, उसकी कामनेस और कॉन्फिडेंस को देखते हुए। यह उन्हें कोई डिवाइन इंस्पिरेशन मिली हो जैसे। आखिर यह एक जानी मानी बात थी कि पागल लोगों पर अक्सर भगवान मेहरबान होते हैं। उनके पीछे यंग हीरो उस टेरेंट्स के पंजों से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर एक वार करता है, लेकिन उसकी तलवार उसके बालों पर बेअसर होकर फिसल जाती है, जिससे क्रिएचर के मांस पर एक स्क्रैच तक नहीं आती। अगले ही सेकंड वो टायरेंट बहुत तेजी से और अपने चारों हाथों से उस इरिटेट करने वाले दुश्मन की तरफ हमला करता है। लेकिन सनी के पास ये सब देखने का समय नहीं था। वो पूरी तेजी से बगी की तरफ भागा और उसने जल्दी से आसपास देखा कि कोई लार्वा मॉन्स्टर तो नहीं है, और फिर वह बगी के पिछले पहियों की तरफ बढ़ा। बगी को स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपरी छोर पर छोड़ दिया गया था, जहां वो संकरा होकर रोड में बदल जाता था। हवा को रोकने के लिए इसे साइड की तरफ घुमा कर रखा गया था, जिसका जिसकी जिसका फ्रंट दीवार की तरफ था और उसकी पीठ खाई की तरफ थी। वैगन के पिछले पहियों के नीचे दो लकड़ियों के लट्ठे लगाए हुए थे, जिससे वह पीछे रोल होकर खाई में ना गिरे। सनी अपनी साथियों की तरफ मुड़ा और उसने बग्गी के उन पहियों और लकड़ी के लट्ठों की तरफ इशारा किया और उसने कहा, जब मैं तुम्हें कहूँ तो उन्हें धक्का दे देना, यानी उन लकड़ी के लट्ठों को हटा देना। उन दोनों ने क्या क्यों पूछा। चालाक गुलाम ने हक्का बक्का होकर उसे घूरा, लेकिन स्कॉलर गुलाम ने बस उन लकड़ी के लट्ठों को देखा। फिर उसने टायरेंट की तरफ देखा। वहाँ हीरो अभी भी उसे लड़ रहा था और अभी भी जिंदा था। वो उसके अंगों से बचता हुआ उसे चीर फाड़ने की कोशिश कर रहा था और अपने आप भी चीरे जाने से बच रहा था। समय समय पर उसकी तलवार हवा में चमकती, लेकिन सब बेकार जाता। उसके बाल बहुत मोटे थे और उसकी चमड़ी भी बहुत सख्त थी, जिससे उसके तलवार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे उस यंग हीरो के चेहरे पर थोड़ी सिकन और घबराहट थी। बाकी सोल्जर तो पहले ही मर चुके थे, इसलिए सनी चाहता था कि वो यंग हीरो कुछ देर और जिंदा बचे, और उसने सोचा, अभी मत मरना। चालाक गुलाम ने कहा, तुम खुद देख लोगे। अगले पल सनी दौड़ते हुए उस चैन का पीछा करने लगा जो वैगन से जुड़ी हुई थी। उस चैन को ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि प्लेटफॉर्म के चारों तरफ खून और आंतड़ियाँ बिखरी हुई थी, लेकिन किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसे जल्दी ही वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, चेन का टूटा हुआ सिरा।
बेड़ियों का सबसे पास वाला हिस्सा ढूंढकर सनी ने अंदर देखा, जिसमें एक स्लेव की भयानक बिगड़ी हुई लाश अटकी पड़ी थी। सनी घुटनों के बल बैठकर उसे चाबी से खोलने की कोशिश करने लगा और तभी उसे एक दबी हुई चीख आई और उसने तिरछी नज़र से देखा तो हीरो हवा में उड़ रहा था और आखिरकार टायरेंट ने उस पर वार कर ही दिया था। लेकिन वो हीरो हवा में उड़ने के बाद भी अपने पैरों पर सही सलामत उतरने में कामयाब रहा। उसे कोई गहरा जख्म नहीं लगा था। बिना एक पल गवाए हीरो आगे की तरफ बढ़ा, रोल रोल करते हुए और फिर अपनी तलवार को उठाते हुए जो गिर गई थी, एक बार और रोल किया और साइड से क्रिएचर के पैर की तरफ से कुचलने से बचते हुए निकला। सनी सोच रहा था, ऐसी सिचुएशन में रोल कौन करता है। इस बार सनी ने बिना टाइम वेस्ट किए आखिरकार चैन की बंदिशों को खोल लिया और उस मरे हुए गुलाम को चैन से झाड़कर बाहर निकाला। फिर उसने तुरंत फिर से लॉक लगा दिया, इस बार खुद चैन के ही चारों तरफ, जिससे एक काम चलाऊ गांठ बन गई। अब सब कुछ उसके पक्के इरादे और किस्मत पर डिपेंड था। उन दोनों गुलामों की तरफ मुड़ते हुए जो भी बग्गी के पास थे चिल्लाया, अभी। फिर चैन का अच्छा खासा बड़ा टुकड़ा उठाकर सनी टेरेंट का सामना करने लगा। हीरो ने उस पर एक नज़र डाली और उसकी आंखें एक मोमेंट के लिए चैन पर रुकी और फिर वैगन की तरफ गई, यानी बग्गी की तरफ गई। फिर उस यंग हीरो ने अपनी एफर्ट्स को और बढ़ा दिया, जिससे उस क्रिएचर का ध्यान सनी से हट जाए। तो सनी ने सोचा, तो वो भी स्मार्ट है, क्या स्कैम है। अपने दिमाग से फालतू के ख्यालों को निकालते हुए सनी ने चेन के वेट और अपने और टायरेंट के बीच के डिस्टेंस को और अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करते हुए अच्छे से ध्यान लगाया। ऐसा लगा जैसे समय थोड़ा स्लो हो गया हो। फिर सनी ने मन में सोचा, प्लीज़ मिस मत होना। अपनी पूरी ताकत से सनी घूमा और चैन को हवा में फेंक दिया, जैसे कोई मछुआरा जाल फेंकता है। और फिर वह लूप उड़ते हुए खुला और हीरो और टायरेंट के बीच की फाइट की पोजीशन के करीब गया। जैसे वो गांठ लगी हुई चैन उस मॉन्स्टर के करीब गई, सनी का प्लान था कि वो जैसे ही गांठ को ज़मीन पर फेंकेगा और उस टायरेंट का पैर उसमें जाएगा, उस ट्रैप में जाएगा, तो वह चैन को खींचेगा और उस मॉन्स्टर के टकने के चारों तरफ कस देगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। अचानक आखिरी मोमेंट पे माउंटेन किंग पीछे हट गया और ज़मीन पर गिरने के बजाय वो चैन की गांठ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उस मॉन्स्टर के गले में गिर गई और अगले ही सेकंड वो गांठ कस गई, जिससे सनी एक पल के लिए जम गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और उसने अपनी खुशी दिखाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली और उन्हें हवा में लहराने लगा। वो अपने अंदर ही अंदर चिल्लाया, यस। कुछ मोमेंट बाद जैसे ही उन दोनों गुलामों ने उस बग्गी के पीछे से और लकड़ी के लट्टे हटाए, तो वह खाई की तरफ रोल करते हुए खाई में चली गई और उस टायरेंट को भी अपने साथ खींच लिया। सनी ने श्योर करने के लिए कि वह मॉन्स्टर खाई में गिर गया है, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उन दोनों गुलामों ने उन लकड़ी के लट्टों को तो हटा दिया था और अब वो उसे पूरी ताकत से रोड के किनारे की तरफ पुश कर रहे थे। हालांकि वो बग्गी धीरे धीरे रोल कर रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जितना सनी ने अंदाज़ा लगाया था उससे कहीं ज़्यादा स्लो। वो घबराते हुए टायरेंट की तरफ मुड़ा, जो अपनी गर्दन में पड़ी हुई चेन को हटाने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा था। सनी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल वो यंग हीरो सोल्जर उस टायरेंट के पैर से टकराया, जिससे उस टायरेंट का बैलेंस बिगड़ गया और उन्हें थोड़ा और टाइम मिल गया। सनी पहले ही बग्गी की तरफ दौड़ चुका था, अपने दिमाग में जोर जोर से गालियाँ देते हुए। वहाँ पहुँचकर उसने उन दोनों गुलामों के साथ मिलकर अपनी सारी बची हुई ताकत उस गीली लकड़ी के लट्ठे को कुछ करने में लगाने लगा। सनी मन ही मन कह रहा था कि घूमो घूमो। बग्गी की स्पीड थोड़ी बढ़ी, लेकिन वह अभी भी स्लो थी। थोड़ी बढ़ी, लेकिन वह अभी भी स्लो ही थी। उसी समय उस टायरेंट ने अपने गले में पड़ी चैन को पकड़ लिया और उसे निकालने के लिए रेडी हो गया। अब वो जिंदा बचते हैं या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा
कि कौन सी चीज़ पहले होती है। क्या पहले बग्गी के नीचे से वो लट्ठा हटता है या फिर वो मॉन्स्टर अपने गले से उस चैन को निकालता है। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। चलो वो अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। शैडो स्लेव चैप्टर 7 3 स्लेव्स एंड अ हीरो। घूम घूम जल्दी घूम, सनी मनी मन में सोच रहा था, उस बग्गी को हिलाते हुए। सनी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। जो 4 बैल उसे खींचते थे पहले, उनकी जगह अब 3 गुलामों ने ले ली थी, जबकि ये 3 गुलाम उन बैलों से कई गुना कमज़ोर थे। और जबकि रोड की ढलान भी उन्हीं की मदद कर रही थी, फिर भी वो तीनों मिलकर उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ वो टायरेंट बहुत तेजी से मूव कर रहा था, अपने निचले 2 हाथों से हीरो को दूर फेंकते हुए। उस मॉन्स्टर ने अपने बचे हुए दोनों हाथों से उस चैन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार माउंटेन किंग की भयानक बॉडी उसके लिए ही नुकसान बन गई थी। उसके लंबे पंजे उसके मांस को फाड़ने लगे थे, क्योंकि वो दूसरों का मांस फाड़ने के लिए तो बिल्कुल सही थे, लेकिन अपने आप को इस फंदे से छुड़ाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, जिस वजह से वो पंजे उसकी ही गर्दन में धंस रहे थे। इसलिए टायरेंट को अपनी खुद की गर्दन काटे बिना चैन से छुड़ने में थोड़ा टाइम लग गया। और तब तक बग्गी भी खाई के किनारे तक पहुंच चुकी थी। कम ऑन बस थोड़ा सा और, सनी मन ही मन कह रहा था। और फिर बहुत तेजी से बग्गी के पिछले दोनों पहिए उस खाई के किनारे पर लटक गए, और वो क्रिएचर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों गुलामों को घूरने लगा। बग्गी एक तरफ झुकी थी, जिससे बाकी 2 गुलाम चालाक और स्कॉलर गुलाम अपने पैरों से फिसल कर गिर गए थे। और फिर वो गाड़ी वहीं फ्रीज हो गई, अच्छे से बैलेंस बनाते हुए। अब सनी अकेला ही था जो खड़ा था। उसने उस विशाल मॉन्स्टर पर एक नज़र डालते हुए उस बग्गी के अगले हिस्से पर जोरदार टक्कर मारी, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। और फिर अपना वेट उसके पीछे लगा दिया। और फिर उस बग्गी ने अपना बैलेंस खो दिया और वो किनारे से नीचे रोल करती हुई चट्टानों से टकराते हुए गई, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज़ हुई। सनी एक तरफ कूदा और अपने घुटनों के बल लैंड हुआ, खुद को उस ड्रैगन के साथ क्लिफ से गिरने से बचाते हुए। और फिर उसने उस टायरेंट मॉन्स्टर को एक डार्क स्माइल दी। माउंटेन किंग ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल बाद उसकी गर्दन पर बंधी चैन एकदम कस गई और वो जबरदस्त फोर्स के साथ उस बग्गी के साथ खाई में खींच लिया गया। फिर सनी ने सोचा, जाकर मर जा, जाकर मर जा दरिंदे। फिर उसने गहरी गहरी सांसें ली, थकान के मारे जमीन पर गिर पड़ा और सोचा, क्या ये खत्म हो गया? क्या मैंने ट्रायल पास कर लिया? वो ठंडे पत्थरों पर पड़ा था और आसमान को घूर रहा था, और उस जानी पहचानी लेकिन गायब रहने वाली आवाज़ का वेट कर रहा था, जो उसकी जीत अनाउंस करे, यानी स्पेल की आवाज़ का। लेकिन उसकी जगह दर्द की एक के बाद एक लहरें, जिन्हें उसने पहले इग्नोर किया था, आखिरकार उसकी बॉडी पर हावी होने लगी। सन्नी दर्द से करा उठा। उसे अब अपने पूरे शरीर पर चोट फील हो रही थी, खासकर पीठ पर, जो उन सोल्जर के कोड़ों से कटी हुई थी और एक न्यूबॉर्न लार्वा मॉन्स्टर के हड्डी के कांटों से भी छिदी हुई थी। ये सच में ज़्यादा दर्दनाक थी, और उसकी ठंड के मारे कंपकपी भी छूट रही थी। और फिर वो सोचता है, लगता है अभी नहीं हुआ। उसके थॉट्स थोड़े स्लो थे और उसने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक डार्क परछाई आई। वो हीरो था जो हमेशा की तरह शांत और हैंडसम दिख रहा था। उसके आर्मर पर धूल और स्क्रैचेस थे, लेकिन इसके अलावा वो बिल्कुल ठीक था। उसने सनी की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, खड़े हो जाओ, तुम ठंड में मर जाओगे। सनी एक गहरी सांस छोड़कर, ये अंदाज़ा लगाते हुए कि फर्स्ट नाइट में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे से दांत बीचते हुए खड़ा हुआ, बिना हीरो की मदद लिए।
उनके चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ था। हीरो और उन 3 गुलामों को छोड़कर बाकी सब मर चुके थे और उनकी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी, कटी फटी। उन लार्वा मॉन्स्टर की लाशें भी वहीं पड़ी थी। आग से बनने वाली परछाई स्टोन प्लेटफॉर्म पर हिलती हुई दिखाई दे रही थी। सनी इतना थक चुका था कि अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। चालाक और स्कॉलर गुलाम पहले ही खड़े हो चुके थे और हीरो को थकी हुई घबराहट के साथ देख रहे थे। जंजीरें हो या ना हो, वो अभी भी गुलाम ही थे और वो हीरो उन्हें ले जाने वाला स्लेव ड्राइवर था। उनकी नज़र को महसूस करते हुए सोल्जर ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, तुम सब आग के पास आ जाओ, हमें खुद को गर्म रखना होगा और आगे क्या करना है इस पर डिस्कस करना होगा। उनके रिस्पॉन्स का वेट किए बिना हीरो मुड़कर वहां से चला गया और फिर स्लेव्स भी कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर बाद वो आग के चारों तरफ बैठे थे और चालाक और स्कॉलर गुलाम एक दूसरे के पास थे, हीरो से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए। सनी सबसे अलग बैठा था, इसलिए नहीं कि उसके पास दूसरों की तुलना में किसी एक पर शक करने का कोई खास रीज़न था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं थे। बचपन से बड़ा होने तक सनी सभी से अलग थलग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे कभी किसी के क्लोज आने की कोशिश नहीं की, लेकिन बस बात इतनी थी कि उसे लगता था कि उसमें इस एबिलिटी की कमी है। उसे ऐसा लगता था कि उसके और दूसरे लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार है। यह साफ तौर पर कहे तो उसे लगता था कि उसके पास बात करने के लिए किसी ऐसी चीज़ की कमी है जो बाकियों को उससे अलग बनाती है। इसीलिए वो अक्सर इंसानी बिहेवियर से हैरान और चकित रहता था और उसकी नकल करने की जितनी भी कोशिश करता वो सब फेल ही होती थी। इन शॉर्ट, वो थोड़ा अलग था और अगर कोई चीज़ ऐसी थी जिससे लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते थे, वो थे वो लोग जो उनसे अलग हो। इसलिए सनी सबसे अलग थलग ही रह गया था। टाइम के साथ साथ सनी ने सबसे क्लोज रहने से बचना सीखा और वह अकेलेपन के लिए कंफर्टेबली सेटल हो गया। उसकी इस आदत ने न सिर्फ उसे आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उसे धोखेबाज लोगों से पीठ में छुरा घोंपे जाने से भी बचाया। यही रीजन था कि वह नाइटमेयर का बाकी हिस्सा 3 अजनबियों के साथ बिताने से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। कोई बातचीत शुरू करने के बजाय वह अपने थॉट्स के साथ ही बिताना पसंद करता। कुछ मिनटों बाद हीरो की आवाज़ आई और उसने कहा, एक बार जब सूरज उगेगा, जो भी खाना पानी होगा उसे ढूंढेंगे और पहाड़ से वापस नीचे चलेंगे। चालाक गुलाम ने उसे देखा और कहा, हम वापस क्यों जाएं? फिर से चेन्स में पकड़े जाने के लिए? क्या तुम फिर से हमें चेन्स में पकड़वाना चाहते हो? उस सोल्जर ने फिर गहरी सांस भरते हुए कहा, एक बार जब हम पहाड़ों से निकल जाएंगे तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन तब तक मैं अभी भी तुम्हारी जिंदगियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम रोड पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि माउंटेन के पास का रास्ता लंबा और कठिन है और बिना ज़्यादा खाना पानी के वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। इसलिए वापस जाना ही बेस्ट चॉइस है। स्कॉलर गुलाम भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने चुप रहना ही सही समझा। चालाक गुलाम ने गाली दी और ऐसा लग रहा था जैसे वह हीरो के लॉजिक से कन्विंस हो गया हो। फिर एक आवाज़ आई जिसने कहा, हम नीचे नहीं जा सकते। वह सैनी ने कहा था। फिर उन तीनों ने मुड़कर सनी की तरफ देखा और वे सरप्राइज्ड हुए। चालाक गुलाम ने हंसते हुए सोल्जर की तरफ नजर डाली। चालाक गुलाम ने कहा, इसकी बात मत सुनिए लॉर्ड, ये लड़का थोड़ा पागल है, मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सोल्जर ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम दोनों सिर्फ इस बच्चे की वजह से ही जिंदा हो। क्या तुम्हें इसकी इस तरह बुराई करते हुए शर्म नहीं आती? चालाक दिखने वाले गुलाम ने कंधे उचकाते हुए यह दिखाया कि उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। फिर सोल्जर ने कहा, मैं कम से कम उसकी उसकी बात की वजह जानना चाहूँगा। मुझे बताओ, हमें नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? सनी पे सबका ध्यान गया, इसलिए सनी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस करने लगा और उसने कहा, क्योंकि वो मॉन्स्टर मरा नहीं है। तो चलो, अब ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। शैडो स्लेव चैप्टर 8, नथिंग एट ऑल। क्योंकि वह मॉन्स्टर मरा नहीं है,
सनी की यह बात सुनकर वो तीनों चौंक गए और सोल्जर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनी कुछ सोचने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि वो टीरेंट अभी भी जिंदा था, क्योंकि इसका लॉजिक सीधा था। जब वो मॉन्स्टर खाई में गिरा था तब सनी को कोई भी स्पेल की आवाज़ नहीं आई थी जिसने अनाउंस किया हो कि वो क्रिएचर मर चुका है, जिसका मतलब था कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो ये बात उन तीनों को नहीं समझा सकता था। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, वो मॉन्स्टर इस प्लेटफॉर्म पर ऊपर से लैंड किया था और वो भी बहुत ऊंचाई से, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, तो इस प्लेटफॉर्म से गिरने पर वो क्यों ही मरेगा? सनी की इस बात पर किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। फिर सनी ने आगे कहना जारी रखा, इसलिए वो पहाड़ के नीचे कहीं ना कहीं जरूर जिंदा होगा और हम नीचे जाकर खुद मौत के मुंह में जाएंगे। चालाक गुलाम गाली देते हुए आग के पास आ गया और डर के मारे अंधेरे में घूरने लगा। स्कॉलर गुलाम ने सर हिलाया और कुछ बुदबुदाया। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे ये बात खुद से क्यों नहीं समझ आई। हीरो अभी भी शांत और गंभीर था। उसने सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, तो हम ऊपर चलेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उस दिशा में नज़र डाली जहाँ टायरेंट गिरा था और कहा, अगर वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ वापस आएगा और फिर हमारा पीछा करेगा। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है और हमें सूरज उगते ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसने कटी फटी लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा, अब हम सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें अभी सप्लाई के लिए खाना पानी इकट्ठा करना होगा। अगर हमारे पास कुछ समय होता तो मैं खाना इकट्ठा करने के बाद इन लोगों को थोड़ा अंतिम संस्कार देना पसंद करता, लेकिन किस्मत से हमारे पास समय ही नहीं है। हम मजबूर हैं। हीरो खड़ा हुआ और जैसे ही उसने चाकू निकाला, चालाक गुलाम डर गया और ध्यान से देखने लगा। लेकिन जब उसने यह देखा कि वो सोल्जर गुस्से या हमला करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो वह थोड़ा शांत हुआ। हीरो ने कहा, खाना पानी, गर्म कपड़े, जलाने की लकड़ियाँ, यही चीज़ें हैं जो हमें ढूंढनी है। चलो हम सब अलग अलग हो जाते हैं और एक एक काम पूरा करते हैं। फिर उसने चाकू की नोक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उन मरे हुए बैलों की लाशों को काटूंगा ताकि हमें कुछ मांस मिल सके। स्कॉलर गुलाम ने स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए अंधेरे में देखा और अपना मुंह अजीब सा बनाया और फिर कहा, मैं जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा। फिर चालाक गुलाम ने कहा, तो फिर मैं पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढता हूँ। फिर हीरो ने सनी की तरफ देखते हुए कहा, हमारा ज़्यादातर पानी उस बग्घी के साथ ही नीचे गिर गया है, लेकिन मेरे मरे हुए भाइयों में से हर कोई अपने साथ एक पानी की बोतल लिए हुए था, तो तुम्हें जितनी मिले और जितनी हो सके उन्हें उतनी इकट्ठा कर लो। कुछ देर बाद आग से दूर सनी अंधेरे में मरे हुए सोल्जर के पास पानी ढूंढ रहा था और ठंड से कांपते हुए उसके पैर चमड़े के कवच से लिपटी हुई एक बॉडी से टकराए। वो बूढ़ा सैनिक था जिसने सनी को पानी पीते हुए देखकर कोड़ा मारा था। सनी ने देखा कि वो बहुत बुरी तरह घायल था, लेकिन अभी भी जिंदा था। उसकी छाती और पेट पर बहुत भयानक घाव थे जो साफ तौर पर दर्द दे रहे थे। उसके पास बहुत ही कम समय बचा था। सनी उस सोल्जर के पास घुटनों के बल बैठा और उस आदमी की पानी की बोतल ढूंढने लगा। उसने सोचा, क्या विडंबना है। उस ओल्ड सोल्जर ने अपनी आंखें सनी की तरफ घुमाई और कमजोरी से अपना हाथ आगे बढ़ाया किसी चीज तक पहुंचने के लिए। सनी ने कुछ दूर जमीन पर एक टूटी हुई तलवार देखी और उसने उसे उठा लिया और उसने कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? क्या तुम लोग वाइकिंग की तरह हो जो अपने हाथों में एक हथियार लेकर मरना चाहते हो? उस मरते हुए सोल्जर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सनी को अपनी आंखों में अनजानी भावना के साथ देख रहा था। सनी ने कहा, खैर ये भी ठीक ही काम करेगा। आखिरकार मैंने तुम्हें मरते हुए देखने का प्रोमिस जो किया था। और फिर सनी ने आगे की तरफ झुकते हुए उस टूटी हुई ब्लेड के तेज किनारे से
उस बूढ़े सोल्जर का गला चीर दिया। फिर उसने उस तलवार को फेंक दिया। वो सोल्जर तड़पा और अपने ही खून में डूबते हुए मर गया। मरते वक्त उसकी आंखों के एक्सप्रेशन बदले, जिससे सनी को पता नहीं था कि वो थैंकफुलनेस थी या नफरत थी। चाहे ये इल्यूजन हो या नहीं, किसी इंसान को मारने का ये सनी का पहला मौका था। जब सनी ने किसी इंसान को मारा था, गिल्ट या डर फील करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि अच्छा हो या बुरा, उसके असली दुनिया के पालन पोषण की वजह से उसे इस मोमेंट के लिए अच्छी तरह तैयार रहने का समय मिल गया था। वो चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पास बैठ गया, उसके आखिरी सफ़र में उसका साथ देते हुए। और फिर सनी ने अपने कानों में एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ स्पेल की थी। उसने कहा, तुमने एक टोरमेंट ह्यूमन को मार गिराया है। नाम अननोन है। सनी थोड़ा चौंका और उसने सोचा, हो सही बात है। जहाँ तक स्पेल का सवाल है, लोगों को मारना भी एक अचीवमेंट ही है। वे आमतौर पर इसे वेबटून या ड्रामों में नहीं दिखाते। उसने इस बात को याद रखा और देखा कि स्पेल ने अभी भी बोलना बंद नहीं किया था। और फिर स्पेल ने कहा, तुम्हें एक मेमोरी प्राप्त हुई है। सनी एकदम चौंक गया और उसने मन ही मन कहा, मुझे कुछ अच्छा सही देना। सनी को मिली मेमोरी कुछ भी हो सकती थी। एक हथियार या कोई जादुई आइटम। एक टोरमेंट रैंक के इंसान को या दुश्मन को मारने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल मेमोरी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी ये एक वरदान थी जो बिना वजन के और इनविजिबल थी, जिसे एक सिंपल थॉट के द्वारा बुलाया जा सकता था। एक मेमोरी बहुत ही यूजफुल थी। इससे बढ़कर भौतिक चीज़ों के उलट वो इसे अपने साथ असली दुनिया में भी ले जा सकता था। और आउटस्कर्ट में ऐसी चीज़ का अपने पास होने का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। सनी ने सोचा, एक हथियार, मुझे एक तलवार दो हथियार के रूप में। और फिर स्पेल ने आगे कहना जारी रखा, रिसीव्ड मेमोरी सिल्वर बेल। सनी का मुंह एकदम से उतर गया और उसने सोचा, खैर मेरी किस्मत के साथ क्या ये अच्छे की उम्मीद कर रहा था। उसने सोचा, फिर भी इस चीज़ को देखना तो बनता ही है। शायद इसमें कोई पावरफुल एनचेनमेंट हो, जैसे कोई डिस्ट्रक्टिव सोनिक वेव्स या आने वाले तीरों को पीछे धकेलना। सनी ने रियोन्स को बुलाया और सिल्वर बेल पर कंसंट्रेट किया। और फिर एकदम से उसकी आंखों के सामने एक छोटी घंटी की इमेज आ गई, जिसके नीचे अक्षरों में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, सिल्वर बेल बहुत पहले खो चुके एक घर की छोटी सी याद है, जो कभी इसके ओनर के लिए कंफर्ट और खुशी लाती थी। इसकी साफ रिंगिंग्स को मीलों दूर से सुना जा सकता है। क्या बकवास है, सनी ने उदास होते हुए सोचा। उसकी पहली मेमोरी ऑलमोस्ट बेकार निकली, उसकी बाकी सभी चीज़ों की तरह जो उसके पास थी। वो ये सोचने लगा था कि स्पेल उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उसने सोचा, कोई बात नहीं। सनी ने रियोन्स को हटाया और उस मरे हुए सोल्जर की गर्म चोगे और मजबूत जूतों को निकालने में बिजी हो गया। एक ऑफिसर होने के नाते इन कपड़ों की क्वालिटी सिंपल सोल्जर्स के कपड़ों से काफ़ी अच्छी थी। उसे पहनने के बाद सनी को थोड़ी गर्मी महसूस हुई, जो कि नाइटमेयर के शुरू होने के बाद बस बोन फायर के पास ही महसूस हुई थी। परफेक्ट, उसने सोचा। वो चोगा थोड़ा खून से सना था, लेकिन सनी भी तो खून से सना ही था। उसने चारों तरफ देखा और अंधेरे में हीरो और स्कॉलर गुलाम को अभी भी अपने काम करते हुए देखा। और वहीं चालाक गुलाम को ठंड के लिए कपड़े ढूंढने के लिए कहा गया था, लेकिन वह लालच के कारण मरे हुए लोगों की अंगूठियां निकालने में लगा हुआ था। सनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सोचा कि क्या मैंने चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार लिया है। उसके साथी भरोसेमंद नहीं थे। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता था, यहाँ तक कि नाइटमेयर को पास करने की शर्तें भी एक मिस्ट्री ही थी।
कोई भी डिसीज़न जो वो ले वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जुआ ही होने वाला था। फिर भी अगर वो ज़िंदा रहना चाहता था तो कुछ ना कुछ डिसीज़न तो लेने ही थे। सोचने में और टाइम ना वेस्ट करते हुए सनी ने बोतलें उठाई और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने बाकी का हिस्सा आग के पास बिताया, अपनी पीठ को आग की तरफ करते हुए और अंधेरे में घूरते हुए। इतनी थकावट के बावजूद भी कोई भी सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि टायरेंट के यहाँ वापस आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। सिर्फ हीरो ही शांत लग रहा था, जो रोशनी में अपनी तलवार को चमका रहा था, धारदार बना रहा था। ब्लेड से टकराते हुए वेट स्टोन की रगड़ने की आवाज़ सुकून दे रही थी। सुबह होने पर उन्होंने खुद को सप्लाई से लादा और ठंड में आगे निकल पड़े। सनी ने पीछे मुड़कर उस स्टोन प्लेटफॉर्म के नज़ारे को एक बार फिर देखा। वो उस जगह को पार करने में कामयाब रहा था जहाँ उस कैरावान को तबाह हो जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था कोई भी नहीं बता सकता था। और यहीं पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।